बच्चों अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। उसका आंसर आपके क्लास से अवेलेबल है। कितना बोला? ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन देखिए, सबका आना भी चाहिए था और ये सब सवाल आना चाहिए। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं और एकदम हड़बड़ाना नहीं, एकदम इजी वे में आप पढ़िए, एकदम आसान होता है टॉपिक। देखिए पहले उस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, उधर वाले को। उसमें लिखा हुआ है, उसी साइड में दिखाते हैं, इधर ही दिखाते हैं। देखो इधर लिखा है कि फॉर वेवलेंथ लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 V0। आप बताइए फार्मूला बच्चों, फार्मूला तुरंत बोलना है आपको। E इंटू वी एस इक्वल टू एच सी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। या आप 2 बार लिख लो। ऐसे लिख लो, एच सी बाई लेमडा माइनस, बस वर्क फंक्शन लिखो। क्या जरूरत है एच सी बाई लेमडा नॉट लिखने का? बिकॉज हम लोगों से ऐसा तो पूछा नहीं कि थ्रेशोल्ड बताओ वेवलेंथ, हमसे वर्क फंक्शन पूछा तो वर्क फंक्शन ही लिखो। ये आपने लिखा। अब इसमें यूज़ कराओ, इसी फार्मूले में यूज़ करो। पहला वाला बोलो, बताओ बच्चों। E इंटू 5 V0 बराबर एच सी अपान लेमडा माइनस 5 इक्वेशन 1। इन सेकंड सिचुएशन इफ वेवलेंथ इज 2 लैम्डा, तो दिस विल चेंज, नाउ इट बिकम 3 V0 बराबर एच सी अपान 2 लैम्डा माइनस 5 इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, क्या करोगे? आप डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगा। डिवाइड ही कर दो, ज़्यादा अच्छा है बच्चों। इसको लो, ये हो गया डिवाइड। अब आपने सिंपल डिवाइड कर दी तो आया 5/3, या सीधे रिजल्ट ही लिख लो, 5 इंटू एच सी अपान 2 लैम्डा माइनस 5, राइट बच्चों। एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय 3 टू दिस वन, एच सी बाई लेमडा माइनस 5। ओके, फिर आप लोग लिखोगे 5 एच सी अपान 2 लैम्डा माइनस 3 एच सी अपान लेमडा इक्वल टू 5 माइनस 3 5। नहीं समझ आया क्या? इधर उधर कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में वैल्यू देखो। पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर वेवलेंथ लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 V0, राइट। और जब मैंने वेवलेंथ 2 लैम्डा किया तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? 3 V0 हो गया। अब बच्चों ये जो 3 V0 है ये और कम होना चाहिए, क्योंकि जब वेवलेंथ जितना इंक्रीज किया ना उसी ऑर्डर में ये डिक्रीज किया है, बल्कि इसे और स्टॉपिंग पोटेंशियल को कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा है। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस वन यू गेट नेगेटिव वैल्यू। वर्क फंक्शन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज तो होगा पर वो 3 V0 नहीं होगा, उसको क्या होना चाहिए? और कम होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसको 2 V0 कर दी। क्या कर दिया? 2 V0। ज़रा चेक कर लो। अब मैंने इसको 2 V0 कर दिया, तो जब बच्चों ये 2 V0 कर दोगे तो कहाँ चेंज होगा? यहाँ ना, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब 5 एच सी बाई 2 लेमडा में 2 एच सी बाई लेमडा माइनस कर दो, तो बच्चों बताओ एच सी अपॉन 2 लेमडा आएगा क्या? यहाँ कितना आएगा? एच सी बाई 2 लेमडा इक्वल टू 3 5, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू हो गया एच सी बाई 6 लेमडा। ये आंसर है। जेईई मेंस के पेपर में क्वेश्चन दिया था, तो
तो उसमें यही लिखा था 2V0, 3V0 लिखने पे नेगेटिव आ रहा है। तो जब वैल्यू पेपर में दिया जाएगा तो सबसेट करके टीचर देते हैं ताकि वैल्यू आ जाए। आपका काम है कि उसको एक बार वैल्यू रख के चेक कर लेना। एक दूसरा सवाल लिखा है इसके बाद, इसको कंप्लीट करो, मैं वेट करूंगा। एक बार क्वेश्चन को समझ लो, इसको भी वेरीफाई करना है कि कहीं नेगेटिव वैल्यू ना है। सवाल सुनो बच्चों, लिखा है फॉर वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बाई 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन इज के एंड एट वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन बी द 2k बी 2k। तो पूछा है कि देन फाइंड वर्क फंक्शन, बी 2k लिखो बस, या बिकम 2k लिख दो। चलो बिकम 2k, देन फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। ट्राई करेंगे, इसका आंसर देंगे आप। फोर एस निगेटिव तो नहीं आ रहा। चलो अब देखो, आप लोगों ने क्लास से कैलकुलेशन कर लिया है। जहाँ पे ई वी एस है वहीं पे के होगा, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी होगा। तो सभी लोग मेरे को फार्मूला एक बार बोल दो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5, बस हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो यही है, कोई भी सवाल होगा आपको करना तो यही पड़ेगा बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी के बराबर एच सी अपॉन लैम्डा बाई 3 राइट माइनस 5, इक्वेशन 1। अब सेकेंड टाइम में आप इक्वेशन बोलोगे, बोलिए 2k इक्वल टू, वेरी गुड, 2sc बाई लैम्डा माइनस 5 हो गया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे लिखा है 2k, इन प्लेस ऑफ k आप लिख दो 3sc बाई लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 2sc बाई लैम्डा माइनस 5। ये नहीं समझ आया क्या? इसी k को यहीं रख दिया। अब 6hc बाय लैम्डा माइनस 25 इक्वल टू 2sc बाई लैम्डा माइनस 5। इसको इधर सिंप्लीफाई करोगे तो 4sc बाई लैम्डा इक्वल टू 5। ये रिजल्ट हो गया। सही है बच्चों, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नोट हो गया था? अच्छा नोट करो जल्दी से, आगे और बढ़ना है, काम बहुत है। अब बच्चों कुछ और इसके न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं नीट का, आईआईटी का, उसके सवाल को आज अभी घर पे जाके देखेंगे। उसमें बहुत से क्वेश्चन दिए हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। उसमें ऐसा क्वेश्चन देगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी मेटल सरफेस पे गया, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, मैग्नेटिक फील्ड में चला। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे सभी जगह जोड़ते रहेंगे। तो उसमें पूछेगा कि वर्क फंक्शन क्या है, ये सब तमाम प्रॉब्लम्स हैं। तो आप उसे आज पहले घर पे जाके करना, जब सवाल किए रहोगे तो समझ आएगा ज़्यादा। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल का पोर्शन आपको करना है आज।
अगला क्लास जब रहेगा तो उसमें पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या किया, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो उसे आप बोलेंगे, मैं डिस्कस करूँगा। बच्चों अब यहाँ तक के काम खत्म हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक के इक्वेशन हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक के कर्व हो गए, इफेक्ट हो गया, सब हो गया। कुछ इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे, उसे लिखेंगे। अब हम लिखेंगे रेडिएशन प्रेशर। टारगेट है रेडिएशन प्रेशर समझना। देखिए जब लाइट आ रही है, फोटॉन आ रहे हैं, तो वो प्रेशर भी डेवलप करेगा। फोटॉन की एनर्जी से क्या आएगा, प्रेशर भी आएगा। फोटॉन के जो फोटॉन आ रहा है उस लाइट की अपनी इंटेंसिटी होगी, और अगर इंटेंसिटी होगी तो क्या प्रेशर क्या डेवलप कर देगा, प्रेशर डेवलप कर देगा। कुछ पहले रिजल्ट लिखेंगे। E बराबर एच न्यू बराबर mc स्क्वायर। मास ऑफ फोटॉन इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों फोटॉन का मास है तो फोटॉन पे ग्रेविटी का इफेक्ट है। स्टीफन हॉकिंस ने बहुत बार इसका एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने देखा था कि जब कोई फ्रेम है, कोई केबिन है, और उसमें मैंने लाइट सोर्स लगा दिया और उसमें लाइट को जला दिया, अभी मान लो कि रुका हुआ है, तो जो बीम जा रही है वो यहाँ पे पहुँच रही है, और जब ये बहुत तेज़ी से चला दिया जाए तो वो बीम यहाँ के बजाय थोड़ा नीचे हो जा रहा था, थोड़ा उसका पोजीशन बदल जा रहा था। तो पोजीशन बदल जा रहा है, इसका मतलब वो डिफ्लेक्ट हुआ, और अगर डिफ्लेक्ट हुआ तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट है, होना भी चाहिए क्योंकि फोटॉन में मास है। तो जब अगर फोटॉन में मास है तो इसमें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फोटॉन, देखो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको समझते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फोटॉन। अगर बच्चों ग्रेविटी का इफेक्ट है, फोटॉन का मास है और फोटॉन पे ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो फोटॉन कहाँ से आ रहा है, सन से। तो सन से जो फोटॉन चला है, क्या वही फ्रीक्वेंसी का फोटॉन हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रेविटी का इफेक्ट है तो उस फोटॉन को सन पुल करेगा, फोर्स लगा के खींचेगा, और वो फोटॉन उस फोर्स के अगेंस्ट चलेगा, तो देयर विल बी सम लॉस इन एनर्जी। इसका मतलब जो फोटॉन हमारे पास आ रहा है वो सन से चलने वाले फोटॉन के जैसा नहीं है, उसकी एनर्जी कुछ कम है। इसका मतलब मेरे पास जो फोटॉन आता है वो कमज़ोर फोटॉन आता है। हम क्या चाहते हैं, अच्छा फोटॉन आए, तो अच्छा फोटॉन आए तो चलो सन को बदल दिया जाए। हाँ? तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमारे लिए कौन अच्छा सन है, जिसका मास ज़्यादा हो, जिसका रेडियस ज़्यादा हो, जिसका मास कम हो, जिसका रेडियस कम हो, जिसका दोनों कम हो, जिसका दोनों ज़्यादा हो, ऐसे ऑप्शन बनेगा। तो मेरे को ये स्टडी करनी है कि हमारे लिए कौन सा सन अच्छा है, कौन सा सन हमारे लिए सूटेबल है, अच्छा है, जिससे हमारे फोटॉन की एनर्जी कम डिक्रीज करे। तो बच्चों अब हमने लिखा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फोटॉन। इसके लिए हम दो बात करेंगे, पहले सवाल पे जाएंगे, पहले एक कहानी और सुनाएंगे आपको। देखो जैसे ये कोई प्लैनेट है, कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये नंबर 1 पे हम लिख रहे हैं, और इसका अपना मास है कैपिटल एम, और रेडियस है r, ये। तो बच्चों जितने भी बॉडी होंगे
उसकी अपनी एक स्पीड होती है ना, उसे हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। क्या बोलते हैं? एस्केप स्पीड। अब इसका वेलोसिटी एस्केप अगर हम निकालें तो कैलकुलेशन करोगे तो √gm अपान r होता है कि 2r होता है? r नहीं होता है, 2r होता है। √gm अपान 2r होता है। ये एस्केप स्पीड होती है। हर बॉडी की अपनी एस्केप स्पीड है। मून का अपना है, अर्थ का अपना है। अब इसका अपना, इस बॉडी का अपनी एस्केप स्पीड है, कुछ है। अब इस पे आने वाला पार्टिकल जो इसके ऊपर आएगा, कौन इसके ऊपर रहे, कौन यहाँ रहेगा, कौन यहाँ नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान किसी भी जगह है, अगर उसको मालूम है कि ये अच्छा है तब तो वहाँ रहेगा। अगर जिस दिन उसको ये पता हो जाए कि इस जगह पे जितने लोग हैं उन सबसे अच्छा मैं ही हूँ, तो अब वहाँ नहीं रहेगा। अब वो दूसरा जगह तलाशेगा, इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में जाएगा। ये हम हमेशा सोचते हैं कि हम हमेशा कहाँ पर रहें? बेस्ट प्लेस पर। और अगर मेरे को ये लगेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब में मैं ही अच्छा हूँ, तो फिर मेरे को लगेगा कि मेरे को अब और अच्छी जगह होना चाहिए था। ऐसे ही सबको लगता है, ऐसे इसको भी लगता है। अब इसकी एस्केप स्पीड इतनी है। अब बच्चों यहाँ पे मान लो कि कोई बॉडी आता है, अब कौन बॉडी इस पे रहेगा, कौन बॉडी इस पे नहीं रहेगा। जैसे मान लो अर्थ की एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो ऑल द बॉडी, जितनी भी बॉडी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम होगी वो सब अर्थ पे रहेंगे। लेकिन जिसकी भी स्पीड 11.2 से ज़्यादा हुआ तो वो अर्थ पे कभी नहीं रह सकता, वो छोड़कर इसको भाग जाएगा। अब कोई भी बॉडी कौन कहाँ रहेगा ये तो समझ आ ही गया। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ऐसा कोई बॉडी मैंने लिया जिसका मास ज़्यादा है, रेडियस बहुत कम है। अब इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, और इसकी मैंने एस्केप स्पीड इस बॉडी का, इस डेंस स्टार का, न्यूट्रॉन डेंस स्टार इसलिए बोल रहे हैं कि हैवी मास लेस रेडियस, मास अधिक है रेडियस कम है तो एस्केप स्पीड अधिक हो जाएगा, और ये एस्केप स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट है। ऐसा बॉडी स्पेस में है जिसका जहाँ पे एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट से अधिक होगा। अब अगर स्पीड ऑफ लाइट से अधिक है बच्चों, ये लाइट आ रही है, अब ये लाइट यहाँ से आ रही है, ये लाइट आके यहाँ पे पहुँची। अब बताइए अगर इस लाइट से ज़्यादा इसकी एस्केप स्पीड है तो क्या ये लाइट यहाँ से जा पाएगा? क्योंकि वही जाएगा यहाँ से जिसकी स्पीड एस्केप से ज़्यादा होगा। यहाँ पे पत्थर हम कोई आके अर्थ पे टकराएगा और अर्थ से बाउंस होगा, वही अर्थ को छोड़ पाएगा जिसकी स्पीड इसके एस्केप से ज़्यादा है, अदरवाइज वापस अर्थ पे फिर आना है। तो ये जो लाइट है इसकी स्पीड तो c है और एस्केप वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो बच्चों ये बताओ कि क्या ये जा पाएगा? इसका मतलब यहाँ से ये लाइट वापस नहीं आएगी। एक आदमी यहाँ पे खड़ा होके देख रहा था कि देखें ये कौन सी बॉडी है, बताओ जब लाइट नहीं आया तो देख पाएगा? जब वो नहीं देख पाएगा तो क्या देखेगा? स्पेस में एक जगह है जहाँ पे खाली है, ब्लैक है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो सारे देश में हल्ला मचा देगा, मैंने ब्लैक होल देख लिया, मैंने डार्क मैटर देख लिया। वो बॉडी को क्या बोलेगा? ब्लैक बॉडी। तो बच्चों इसी को क्या बोला गया? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी यही है ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस आदमी को ये कुछ नहीं दिखा तो ये बोलेगा ब्लैक बॉडी, इसे बोलेगा डार्क मैटर, और इसी को ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज़ किया। ऐसे बहुत सारा बॉडी होगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि ये लाइट पे इतना ग्रेविटी का फोर्स लगा कि लाइट लौट के आ नहीं पाया, तो इसी को लिखा है ना इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फोटॉन। फोटॉन पे ग्रेविटी का इफेक्ट है, क्यों? बिकॉज इट हैव मास, तो देयर विल बी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये स्टीफन हॉकिंस ने इस तरह से समझाया था कि ग्रेविटी का असर क्या है।
एक एग्जाम्पल ये हुआ ब्लैक होल वाली बात, समझ आ रहा है बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये ब्लैक बॉडी, ये नंबर 1 एग्जाम्पल आया। अब नंबर 2 पे हम न्यूमेरिकल जैसा बनाएंगे। अब नंबर 2 सुनो, आपके लिए सवाल देंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का देंगे। देखो सुनो, ये मान लो ये सन है, बच्चा लोग ये सन है और इसका रेडियस r है, इसका मास m है और ये सन है। यहाँ से ये फोटान चला, ये फोटान डुअल नेचर है, हम वेव और पार्टिकल दोनों दिखाते हैं, और ये फोटान की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट। अब ये सन से फोटान जा रहा है, आपसे पूछा है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान एट लार्ज डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान एट लार्ज डिस्टेंस। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटान एट लार्ज डिस्टेंस। एट लार्ज डिस्टेंस। चलो इसको मैं भी लगाऊंगा, आप भी साथ में रहेंगे, कैलकुलेशन करते रहेंगे। चित्र बना लो, सब लोग साथ में लिखना। बच्चों काम ज़्यादा है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ाए रखें, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा बात बता पाएंगे, कि एक प्रॉपर टाइम पे हम टॉपिक को बदल देते हैं। अब देखो ये फोटान यहाँ से चला, मान लो कुछ दूर यहाँ पे आया। अब थोड़ा सॉल्यूशन पे मैं जा रहा हूँ, आप वेट करना। सवाल बन गया था, अब सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन पहले था, अब सॉल्यूशन शुरू हो गया। दूसरा फिगर बनाना, देखना उसी बाचा बाचा मत करना। अब ये यहाँ से चला है, अब यहाँ पे आते आते इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, लॉन्ग रेंज। जितना दूरी बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोटान आगे तो जा रहा है, लेकिन अगेंस्ट वर्क हो रहा है। किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। बच्चों फिर ये फोटान यहाँ आया बेचारा, चलते चलते आया, थोड़ा एनर्जी कम हो गया। आखिर इसके एनर्जी में है क्या, यही तो है ना। तो एच आप हटा भी सकते हो, फ्रीक्वेंसी दिखाओ, बट एनर्जी करेंगे तो एच से मल्टीप्लाई करना है। एच तो बदलेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदल गया। अब थोड़ा और सुनो, ये जो लोकेशन है ये वाला और ये वाला, इसके सन के सेंटर से यहाँ और सन के सेंटर से यहाँ की दूरी सपोज x है, तो बच्चों दिस विल बिकम x प्लस dx है। अब वो थोड़ा आगे गया तो ये काम हो गया, सही है। अब एनर्जी लॉस हुआ फोटान की, और वो एनर्जी लॉस किसके इक्वल होगा, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नीचे एक लाइन लिखो, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटान। बच्चों मैं इस लाइन, इसको फिगर को हटाना चाह रहा हूँ, हटा दूँ क्या। यहाँ देखो डी न्यू मिट गया था, लिख लेना। लिखेंगे वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटान।
लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी में कितना लॉस हुआ? -h इंटू न्यू। वर्क डन कितना हुआ? F इंटू dx। सही है, F इंटू dx वर्क डन है और वो भी वर्क डन है। F की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स G, मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ फोटॉन h न्यू अपान c स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dx बराबर -ch इंटू डी न्यू। प्लैंक कांस्टेंट विल कैंसल्ड आउट। सही है। इसके बाद अब आप लिखोगे gm डिवाइडेड बाई c स्क्वायर बच्चों dx अपान x स्क्वायर इज इक्वल माइनस डी न्यू अपान न्यू। सही है। when x is r there will be frequency nu naught, but where is it at infinite distance? suppose frequency is nu। तो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जब सन के सरफेस पे था तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने क्या माना है? न्यू नॉट। और फोटॉन इन्फिनिटी पे चला गया तो न्यू हो गया। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों बताओ, नीट के लोग बताओ और आईआईटी के लोग समझो कि देखो क्या बताया जा रहा है। चलो बताओ क्या आएगा? gm अपान c स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 1/x लिमिट r टू इनफाइनाइट बराबर माइनस log बेस e न्यू अपान न्यू नॉट। सही है। अच्छा ये माइनस हटाना है, लिमिट चेंज कर दें। अब लिमिट आप चेंज कर दो gm अपान r c स्क्वायर बराबर माइनस log बेस e न्यू अपान न्यू नॉट। अच्छा बच्चों ये log e अगर लिखना हो, log बेस e न्यू अपान न्यू नॉट, तो माइनस इधर शिफ्ट कर दोगे तो आएगा r c स्क्वायर। अब न्यू की वैल्यू log हटा दो तो न्यू बराबर न्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस gm अपान आर सी स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है? एक्सपोनेंशियली। ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है बच्चों, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस समय पूरा वर्ल्ड इसी को रिसर्च कर रहा है कि जब चाइना ने सन बनाया तो उसका फोटॉन कैसे बदल रहा है, जो सन हमारा वाला है उसका कैसे बदल रहा है, हम भी सन बनाना चाह रहे हैं तो उसका कैसे बदलेगा। ये सारी चीज़ों पे बहुत लोग वर्क कर रहा है। तो जो आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा टीचर, क्योंकि ये रिसर्च पेपर ये जर्नल्स वगैरह में सब आ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो लेटेस्ट बात पूछा जाता है, वो पूछ लेता है। और ये बहुत पहले डिराइव है रिजल्ट, आज का डेरिवेशन नहीं, बहुत पुराना है। इसको अब अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेरा जो सवाल था कि विच सन इज गुड फॉर अस, कौन सा सन अच्छा है? वो सन अच्छा है जिससे फ्रीक्वेंसी कम चेंज हो। हम क्या चाहते हैं? न्यू हाई होना चाहिए, न्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों न्यू ज़्यादा होना चाहिए, मोर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर वो सन अच्छा होगा जिसके फोटॉन आते आते एनर्जी कम हो जाए तो हमें अच्छा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, डार्क रहेगा, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए। तो अब यहाँ देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सपोनेंशियल माइनस है ना, मास का इन्वर्स, मास का इन्वर्स
मतलब मास लेस। सन का मास कम होना चाहिए, बड़ा सन नहीं चाहिए, छोटा सन चाहिए जिसका मास कम हो। रेडियस पे इनवर्स का इनवर्स डायरेक्ट, मोर रेडियस, तो रेडियस क्या होना चाहिए, मोर। बच्चों ये ध्यान रखेंगे, ये है आपके बुक में लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन यूनिवर्स सिस्टम तो वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि हमारे लिए कौन सा सन अच्छा है, तो उसका आंसर है कि जिसका मास कम होना चाहिए और रेडियस ज़्यादा होना चाहिए। अब पूछेगा, ऐसे ही ऑप्शन देगा कि लेस मास लेस रेडियस, मोर मास लेस रेडियस, मोर रेडियस मोर रेडियस लेस मास, मोर रेडियस मोर मास, 4 ऑप्शन बनेगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एक ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब ये बताइए, आपको एक चीज़ ये पता चल गया कि सन से निकलने वाला फोटॉन अर्थ पे आता है तो फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है क्या, बदल जाता है, कम हो जाता है, और वो कितना ज़्यादा कम होगा डिपेंड करेगा कि उसका मास क्या है जहाँ से आ रहा है, और जहाँ से आ रहा है उसका रेडियस क्या है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा मेरे को फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और रेडियस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगा। सही है। और मास पे कैसा रिलेशन है, इनवर्स। बच्चों इसे देख लो, समझ लो, 2-3 बार दिमाग में रिवीजन कर लो कि कैसे चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, ये ध्यान रखना है। अभी हम एक तो इफेक्ट ये देखा, अब दूसरा नंबर ले रहे हैं, दूसरा नहीं तीसरा, थर्ड नंबर। ऐसे 1 2 3 4 लिखते जाओ, बहुत लिखना है। अब हम लोग इसके आगे जब बढ़ेंगे, बच्चों देखो एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ये कोई प्लेट है, और ये प्लेट मैंने यहाँ पे सस्पेंड किया है। इसका मास m है, और ये रिफ्लेक्टर है, ये मिरर है, ये मिरर है। इस मिरर का रिफ्लेक्टेंस देखो, न्यूमेरिकल पे थ्योरी रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है। रिफ्लेक्टेंस मैंने स्मॉल r लिया। जैसे कोई मिरर पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो r बराबर 1 लिखेंगे। कोई मिरर आधी लाइट को लौटाएगा तो r बराबर 1/2 लिखेंगे। कोई मिरर लाइट को लौटाएगा ही नहीं, मतलब मिरर है ही नहीं है, तो r का मान 0 लिखेंगे। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो कभी रिफ्लेक्ट होती है, कभी कम रिफ्लेक्ट होती है, कभी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्टेंस r है। और इस पे बच्चों ये लाइट आ रही है, ये वेव आ रही है, ये लाइट है, और इस लाइट की इंटेंसिटी I है, इंटेंसिटी I दिया हुआ है। अब बात समझना, अगर ये लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, इस प्लेट पे इंसिडेंट होगा, मिरर पे, तो बच्चों ये डिफ्लेक्ट होगा। जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगा तो मिरर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो आपसे पूछा है कि मिरर कितना डिफ्लेक्ट होगा, वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो फाइंड एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। ये न्यूमेरिकल पूछा गया है IIT से लेके ITI तक, हर एग्जाम में, सारे एग्जाम में पूछा है। पहले IIT में पूछा था, फिर नीट में पूछा, फिर स्कूल में पूछा, आजकल जहाँ बनाता वहीं लोग पूछ लेता है। अब इसका ये जनरल क्वेश्चन हो गया है, लेकिन पूछा यहीं गया था, इसी टॉपिक में क्वेश्चन पूछा है, फाइंड डिफ्लेक्शन एंगुलर डिफ्लेक्शन, या डिफ्लेक्शन लिख लो, फाइंड एंगुलर डिफ्लेक्शन। ऑफ मिरर फ्रॉम वर्टिकल, देखो पहले इसका डेरिवेशन करेंगे और तब ये न्यूमेरिकल करेंगे।
बच्चों डेरिवेशन छोटे से पार्ट में समझना है आपको, ठीक है। सवाल अपनी जगह बना है, ये छोटा सा सलूशन निकालने के लिए कोई बात समझाएंगे, सुनो। अगर ये लाइट जाके इंसिडेंट हुआ और ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो बच्चों डिफ्लेक्ट होगा क्यों? इधर आप जी दिखा देना, मैंने ग्रेविटी नहीं लिखा है, जी दिखा देना, ग्रेविटी जी लगा हुआ है, अपने न्यूमेरिकल में जी दिखा जरूर देना। हाँ, बात ये समझो कि जब वो लाइट आएगा यहाँ पे टकराएगा तो ये डिफ्लेक्ट क्यों होगा, आगे क्यों जाएगा?